नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जैडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल का हमारे चैनल पे कोर्स रन कराया जा रहा है, स्पेशली प्रभास सर के द्वारा। और उन पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कलोड आ गए हैं। आप लोगों से ये सर्वे कराया गया तो आप लोगों ने ये डिमांड किया कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाए उसका सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो आपके इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करवाया है आप सभी के लिए, और इसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि प्रभास सर पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कलोड है। हम लोग रिसर्च फेलो हैं यहाँ पे, राइट, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो हमें सेल्फ वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है करना, और उससे टाइम निकाल के आपके लिए बनाना ये भी बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप समझिए कि अगर आपको पढ़ना है तो केवल ये समझिए कि आपको समझना होता है उस केस में, लेकिन अगर एक एजुकेटर पढ़ा रहा है तो उनको ये ध्यान देना होता है कि हर एक बच्चा के पास जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं वो नॉलेज उनको अच्छी तरीके से गेन हो। उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज से हम लोग कंटेंट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, फिर खुद पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाना पड़ता है, राइट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाता है, मेहनत जाता है। तो ये प्रभास सर पे अगर छोड़ दिया जाए सभी के सभी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा उन पे हेडेक हो जाएगा और आपका कोर्स भी बीच में छूट जाए, वो हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको फिनिश करें, राइट। तो उसी के लिए ये मैं आपको डील करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आया हुआ था उसका हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, ओके। तो हम लोग चलेंगे ईयर वाइज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस को और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ कि आपको ये मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, सेकंड ग्रुप बनाया गया है और आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे भी अब अवेलेबल हैं। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ ट्विटर पे भी। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट दिया जाएगा, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये आप देखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लाई पॉइंट ए बी सी एंड डी। यहाँ पे सप्लाई पॉइंट कौन सा है, ए बी सी एंड डी, टू डिमांड पॉइंट्स ई एफ जी एच एंड जे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी डिमांड पॉइंट, सॉरी ए बी सी डी क्या है, सप्लाई पॉइंट है, और ई एफ जी एच एंड जे ये है डिमांड पॉइंट्स, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि जो प्रेजेंट एलोकेशन है वो आपको दे दिया गया है। ए से ई को 90 दिया जा रहा है, 90 दिया जा रहा है, ए टू एफ दिया जा रहा है 10, एंड बी टू एफ 150, सी टू एफ 10, सी टू जी 50, सी टू जे 120, एंड डी टू एच इज 210, एंड लास्टली डी टू जे 70 यूनिट। तो हम लोग मान के चलते हैं ये यूनिट्स में दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं ये यूनिट्स में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए, पार्ट ए और पार्ट बी, राइट। पार्ट ए में क्या पूछा गया है कि चेक इफ दिस एलोकेशन इज ऑप्टिमम। आपको बताना है कि क्या ये एलोकेशन जो किया गया है क्या ये ऑप्टिमम है। अगर नहीं है, इफ नॉट देन फाइंड एन ऑप्टिमम स्केड्यूल, राइट। अगर नहीं है तो आप बताइए कौन सा स्केड्यूल होगा जो ऑप्टिमम होगा, आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें पूछा गया है आपको कि इफ इन द अबव प्रॉब्लम द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम ए टू जी इज रिड्यूस्ड टू 10, ए टू जी मतलब समझ रहे हैं, ए से जी में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहे हैं जो पहले 12 रुपीज़ है, इसको घटा करके हम लोग अगर 10 कर देते हैं तो जो नया ऑप्टिमम स्केड्यूल होगा वो कौन सा होगा। क्या जो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं ये जो प्रेजेंट में है क्या ये ऑप्टिमम होगा। अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो फिर वो कौन सा होगा, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए। मैं अब ओपन बोर्ड पे आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब भी मैं आपको डिस्कस करूँ तो आप ये क्वेश्चन पे जाके वापस देख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद जो बेसिक्स हैं फंडामेंटल, तो वहाँ पे स्टार्ट करूँगा मैं। फंडामेंटल से एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को देखे होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के, और साथ ही साथ मैं फिर भी बेसिक से ही चलूँगा, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं अब ओपन बोर्ड।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है एक टेबल, आप देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे रखा है डिमांड को EFGHJ, राइट। और हमारा सप्लाई पॉइंट कौन कौन सा था, ABC एंड D। अब दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, दिया हुआ जो हमारा स्केड्यूल है वो ये है कि A to E हम लोग दे रहे हैं 90 यूनिट्स। कितने यूनिट्स का, 90 यूनिट। फिर हम लोग दे रहे हैं A to F, ये 10 यूनिट दे रहे हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट रो का, ठीक है। सेकेंड रो में बोला गया है B to F हम लोग दे रहे हैं 150, V to F, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना दिया जा रहा है, 150, ओके। उसके बाद बोला जा रहा है C to F, ये दिया जा रहा है 10 यूनिट का, ओके। C to F, C से F की ओर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि C से G को हम लोग 50 दे रहे हैं और C से J को 120, तो हम लोग यहाँ पे 50 दे देते हैं C से G को, और C से J को हम लोग दे देते हैं कितना, 120 यूनिट का जो भी हमारे पास सामान है वो, ठीक है। D से हम लोग दे रहे हैं H को, कितना दे रहे हैं, 210, ओके। और दे रहे हैं हम लोग D से J को लास्टली कितना दे रहा जा रहा है, ये है 70, ओके। अगर आपने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया उसका तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे बेसिक क्या कहता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या यह एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या फिर अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ये नहीं दिया गया कि कितना यूनिट का डिमांड है और कितना यूनिट का सप्लाई, तो वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। आप वहाँ पे ये चेक नहीं करेंगे यहाँ पे कि वो सप्लाई जो भी हमारा जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अनबैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड है, ओके। तो वो हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हमको दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमको पहले एलोकेट करना है और उसके बाद फिर उसका चेक करना है कि ये ऑप्टिमम है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं दिया होता, एलोकेशंस एलोकेट नहीं किए हुए होते, तो हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों हम लोगों को चेक नहीं करने हैं। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, चेक द डिजेनरेसी और नॉन डिजेनरेसी, राइट। तो क्या चेक करेंगे, क्या यह प्रॉब्लम नॉन डिजेनरेट है या फिर डिजेनरेट है। तो उसको चेक करने के लिए क्या था हमारे पास, जो रामबाण जो तरीका था वो ये था कि भैया आप ये चेक कीजिए कि जो दिया हुआ है एलोकेशंस वो कितने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस। क्या देखेंगे, यहाँ पे चलिए नीचे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए कितने टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस है। तो जब आप काउंट करेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए, टोटल 8 एलोकेशंस है। तो हम लोग इसको रख लेते हैं। यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 कितने हैं, m प्लस n माइनस 1, तो 4 प्लस 5 माइनस 1, तो 4 प्लस 5 हो गए 9, माइनस 1 मतलब कि 8। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, m प्लस n माइनस 1, ये कितना आ जा रहा है हमारे पास, ये भी हो जा रहा है 8। तो जो नॉन डिजेनरेसी का प्रॉब्लम है वो क्या है, उसका कंडीशन क्या है कि जो m प्लस n माइनस 1 होना चाहिए ये इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ एलोकेशंस, या फिर दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस जो होने चाहिए वो आपके होने चाहिए इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल दें कि ये जो भी एलोकेशंस है वो कैसा है, नॉन डिजेनरेट। नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि नॉन डिजेनरेसी का एक और होता है कंडीशन। वो कंडीशन क्या होता है कि जो भी आपका एलोकेटेड सेल्स है ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब अब क्या है, अब ये क्या पेचीदा सा सवाल आ गया। तो देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप कोई भी एलोकेशन उठाइए, कोई भी। तो जैसे यहाँ पे 8 एलोकेशंस है ना, कोई भी एक सेल लीजिए और वहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए। आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे, मैं सब कुछ यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा फिर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बातों पे ध्यान देंगे। इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आप किसी भी एक सेल को उठाइए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, 150 को ले लेते हैं क्योंकि ये मिडिल में है, ठीक है। चलिए मैं इस सेल को ले लिया।
अब इस सेल से मैं 90 डिग्री पे मूव करना स्टार्ट करूँगा, हमेशा 90, चाहे अपवर्ड में जाऊँ, इधर जाऊँ, मतलब ये सेल से चाहे आप 180 में जाएँ, 90 डिग्री में आए, या फिर -180 में जाएँ, तो आपको क्या करना है, हमेशा परपेंडिकुलर आपको मूव करना है। ठीक है, तो आप इधर मूव कर सकते हो, आप इधर मूव कर सकते हो, आप अप मूव कर सकते हो, आप डाउन मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका एक और कंडीशन है कि आप हमेशा एलोकेटेड सेल के थ्रू ही मूवमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे कि ये अनएलोकेटेड सेल है तो आप इसमें मूव नहीं कर सकते, आपको मूव करना होगा तो चाहे आप अप कर सकते हैं या फिर आप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है मुद्दा कि आपका जो सेल है जिसमें आप मूव करना चाहते हैं वो एलोकेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे राइट वर्ड नहीं जा सकते हैं, लेफ्ट वर्ड नहीं जा सकते, हम अप जा सकते हैं या फिर डाउन जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप अप जा रहे हैं या फिर डाउन जा रहे हैं तो ये जो सेल जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर यह पूर्ण एक सर्किल बना लेता है, सर्किल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर बनाए या फिर स्क्वायर बनाए, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ही बनाएगा। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आप सेल के थ्रू मूव करते हुए अगर उसी पॉइंट पे पहुँच जा रहे हो तो फिर ये जो आपका एलोकेशंस है वो डिजेनरेट होगा, नॉन डिजेनरेट नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कब। जैसे कि यहाँ पे आप मूव करना स्टार्ट किए, इधर नहीं मूव कर पाओगे, आप इधर मूव नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे ऊपर की ओर मूव किया तो फिर आपको लेफ्ट ही लेना पड़ेगा। अगर आपने लेफ्ट ले लिया तो उसके बाद आप फिर नीचे मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब कि यहाँ पे सर्किल आपने नहीं बना पाया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं डाउनवर्ड मूव करता हूं तो यहां से मैं नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट किया। अब देखिए लेफ्ट में कोई सेल एलोकेटेड नहीं है तो मुझे राइटवर्ड ही मूव करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहां से दाएं की ओर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ा। अब देखिए ना मैं राइटवर्ड जा सकता हूं ना ही मैं नीचे जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये अनएलोकेटेड सेल है, ये भी अनएलोकेटेड सेल है और ये भी। तो दोनों के दोनों सेल ऐसा है जिसमें कि हम लोगों ने कोई भी एलोकेशन नहीं किया है, तो हमारा यहीं पे ये रुक जाएगा। तो देखिए क्या हम जहां से स्टार्ट किए वहां पे पहुंच पाए दोबारा? नहीं ना। तो ये कैसा हो गया? नॉन डिजेनरेट। तो क्या हो गया ये प्रॉब्लम? नॉन डिजेनरेट है। खैर यहाँ पे आप ये चेक नहीं भी करते तो चलता। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट ये बोल दिया गया है कि ये है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, आप इसको बताइए कि ऑप्टिमल है या नहीं है। तो मेरा जो राय होगा आपके लिए, परामर्श होगा कि आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि यह डिजेनरेट है या फिर डिजेनरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन डिजेनरेट है तब तो आप डायरेक्ट मोदी मेथड लगा दोगे, है ना। लेकिन अगर ये नहीं डिजेनरेट है, मतलब नॉन डिजेनरेट नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको इसको पहले नॉन डिजेनरेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? नॉन डिजेनरेट का जो कंडीशन है वो फुलफिल करवाना पड़ेगा, तभी आप ये मोदी मेथड लगा सकते हो इस पे। ठीक है, चलिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया। तो जो हमारा प्रेजेंट कंडीशन है इसमें यह कैसा है? यह एक नॉन डिजेनरेट एलोकेशन है। ठीक है, तो अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि आखिर ये टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास। तो टोटल कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स क्या है और वहाँ पे जो यूनिट कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट किया मैंने। क्या किया? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप ये लाइन बाय लाइन नीचे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह कम है और मुझे ये सेल भी देखना है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप लाइन बाय लाइन चलेंगे क्योंकि यह 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डील करें। ठीक है, तभी आपको ये इतना ज़्यादा आपका मार्क्स दिया जा रहा है। तो चलिए इसको पहले काउंट करते हैं कि आखिर कितना टोटल कॉस्ट कितना हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 10, राइट, 10 इंटू 10 प्लस 13 इंटू 150, 13 इंटू 150 प्लस 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 प्लस 13 इंटू 120 प्लस 5 इंटू 210
प्लस जो लास्ट जो सेल है ये है 12 इंटू 70, तो ये हो गया 12 इंटू 70। ये जो भी टोटल कॉस्ट है ये हमारा निकल के आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे लाइन बाय लाइन, मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6720। अब ये रुपीज़ में है, डॉलर में है, क्या में है हमें नहीं पता, बस इतना कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस एलोकेशन के अनुसार, है ना। तो अब दो चीज़ें हमें पता चल गया, कौन कौन सा। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा UI एंड VJ फॉर एलोकेटेड सेल्स। जितने भी एलोकेटेड सेल्स हैं उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे UI का वैल्यूज़ और VJ का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि UI किसको मानेंगे और VJ किसको मानेंगे। आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ये कि जो भी सप्लाई पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग मानते हैं U, और जो भी डिमांड पॉइंट्स हैं उसको हम लोग मानते हैं V। ओके, जो हम लोग ट्रेडिशनली हम लोग जो फॉलो करते हैं उसकी बात करते हैं, तो हम लोग सप्लाई को मानते हैं U और डिमांड को मानते हैं V। ओके, तो वैसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे V और U का वैल्यूज़। तो जो हमारा यहाँ पे होगा, नेक्स्ट आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ UI एंड VJ फॉर एलोकेटेड सेल्स। ओके, आप ये लाइन बाय लाइन वहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आपको 20 मार्क्स ऐसे ही शॉर्टकट के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला UI प्लस VJ शुड बी इक्वल टू CIJ, है ना। CIJ क्या है, I सप्लाई से J डिमांड पॉइंट तक भेजने के लिए कितना हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट आइटम, है ना। ये था हमारा CIJ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हम लोग, ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग फॉलो करेंगे और इंडिविजुअली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने मान लिया इसको V1, V2, V3, V4, V5। सिमिलरली हम लोगों ने रो को माना U1, U2, U3 एंड U4। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, UI प्लस VJ इक्वल्स टू CIJ। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर रो को। तो कौन से रो को पहले सेलेक्ट किया जाए, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे उस रो को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस ज़्यादा होंगे, मतलब कि एलोकेटेड सेल्स की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी उसको आप पहले सेलेक्ट करें। तो हमारे पास कौन सा ऐसा रो है जिसमें कि नंबर ऑफ एलोकेशंस ज़्यादा हैं बाकी के कंपेरिजन में, तो वो कौन सा है, ये रो नंबर 3, राइट। ये रो नंबर 3 में आप देखेंगे 3 एलोकेशंस है, बाकी सब में 2 या फिर 1 है ना। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलोकेटेड सेल्स के साथ। तो आप ध्यान रखेंगे जो UI प्लस VJ इक्वल्स टू CIJ है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, एलोकेटेड सेल्स के लिए, ना कि अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। तो एलोकेटेड सेल्स हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया कि कौन कौन सा है। अब इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पहला ये वाला है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, U3 क्योंकि ये थर्ड रो है, प्लस कौन से ये कॉलम में है, ये है V2 में, तो इसको हम लोग लिखेंगे U3 प्लस V2 इक्वल्स टू, आप लिखेंगे कितना, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ओके, कितना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये है 20। तो आप इसको लिखेंगे CIJ, यहाँ पे 20 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20, राइट। ये हो गया हमारा 20। तो अब हमारे पास ये भी अननोन, ये भी अननोन। तो इस केस में आपको पता है क्या करते हैं हम लोग मान के चलते हैं कि U जो है कंपोनेंट, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये 0 है, इसको एलोकेट कर देते हैं 0। तो यहाँ पे हमारा V2 कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 20, राइट। ये हो गया 20। सिमिलरली अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, U3 प्लस कितना है V3, राइट। U3 प्लस V3 इक्वल्स टू 50, राइट, इक्वल्स टू 50। U3 अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली इसका V3 कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 50 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ह्यूमन एरर, फिर से मैंने वही गलती की। यहाँ पे ये हटा देता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है मुझसे। तो ये हो जाएगा 6,
है ना, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा ये U3 तो हमारा 0 हो गया और ये हमारा V3 निकल के आ जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। सिमिलरली इस सेल के लिए आप निकालेंगे, इस सेल में कितना हो जाएगा, ये एलोकेटेड सेल्स था, इसका हो जाएगा U3 प्लस V5 इक्वल्स टू 13, राइट, ये हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा U3 प्लस V5 इक्वल्स टू 13। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा V5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। आप वैसे ही करके आप बढ़ेंगे और सभी का वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, राइट, 1 बाई 1 आप चलेंगे। जैसे कि हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया U3 0 हमारा है, यहाँ से हमको पता चला V3 और V5 और साथ ही साथ V2। अब हमें क्या पता है, V2 पता है। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पे अगर बढ़ेंगे तो डायरेक्ट अगर हम इस सेल की बात करें जो U4 का जो है रो उसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो U4 और V4 दोनों अननोन है, तो हम लोग चलेंगे किससे, इस वाले से, जो लास्ट वाला जो सेल है उससे चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको V5 पता है और वहाँ से हमको U4 निकल जाएगा। जब हमको U4 निकल जाएगा तो उससे हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे V4, राइट। अब हमको V4 भी पता है, U4 भी पता है, यहाँ से V5 भी पता है। तो अब हम लोग मूव करेंगे जो बचा हुआ सेल है, तो वहाँ पे कहाँ पे आएंगे, ये वाले पे। यहाँ पे हमको V2 पता है तो यहाँ से U2 निकल जाएगा। सिमिलरली हमको यहाँ से U1 निकलेगा और यहाँ से U1 और V1 दोनों, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जो मैंने फाइंड आउट करके लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप, मैं कहाँ पे मान रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि U3 इक्वल्स टू मैं 0 लेके चल रहा हूँ, है ना। U3 0 में लेके चल रहा हूँ, उस केस में हमारा U1 निकल के आता है -10 और ये निकल के आता है -7 और U4 निकल के आता है -1। ओके, आप V1 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपको 18, ये आएगा 20, ये आता है 6 और ये अगेन 6 और ये आ जाएगा 13। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे U1 इक्वल्स टू 0 पुट करके, तब भी आपको जो आएगा सॉल्यूशन, लास्ट में जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे Pij का वैल्यू वो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका U1, U2, U3 ये सभी का वैल्यूज़ आपका चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए हैं। लेकिन जो फाइनली जो Pij जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे वैल्यूज़ आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको U1 को 0 लेके चलेंगे तब भी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यहाँ पे U1, U2 का वैल्यू चेंज आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको क्या करना होगा, ये तो हो गया एक स्टेप। अब नेक्स्ट जो अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप वो क्या होगा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Pij। क्या कैलकुलेट करेंगे, Pij। तो Pij का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है Ui प्लस Vj माइनस Cij, राइट। ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। और ये किसके लिए फाइंड आउट किया जाता है, ये फाइंड आउट किया जाता है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। किसके लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, अनएलोकेटेड सेल्स। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे Pij का वैल्यू। आप कहीं कहीं बुक में देखेंगे ये Pij के जगह पे आपको दिया हुआ रह सकता है। आप जब फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे, अगर आप बुक्स के थ्रू जाते हो, डिफरेंट बुक्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के, तो आप वहाँ पे पाओगे कि कहीं कहीं पे इसको Dij करके लिखा हुआ है और फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग Cij माइनस Ui प्लस Vj, राइट। ये फॉर्मूला भी आप कहीं कहीं पे देखोगे। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट में ये है कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस प्लस का थोड़ा सा डिफरेंस है, खेल है। तो अगर Pij इक्वल्स टू Ui प्लस Vj माइनस Cij का कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन ये होता है जब हम लोग बात कर रहे हैं Pij का, ठीक है। जब हम लोग लेके चल रहे हैं Pij का कैलकुलेशन, तो उस केस में कंडीशन होता है Pij शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब कि Pij का वैल्यू हम लोग जो अनएलोकेटेड सेल्स के लिए जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सभी के सभी चाहे तो 0 हो या फिर 0 से छोटा, मतलब कि निगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा ऑप्टिमलिटी का कंडीशन है वो रीच्ड हो चुका है। मतलब जो भी हम लोग शेड्यूल देख रहे हैं वो ऑप्टिमम शेड्यूल है,
ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन किसके लिए, जब हम लोग पी आई जे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब हम लोग डी आई जे के लिए लेके चल रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव का लोचा है, सी आई जे पहले आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग अगर निगेटिव यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा डी आई जे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कंडीशन इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और ये हो जाएगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि नन निगेटिव हमारा आना चाहिए, नन निगेटिव आना चाहिए, तब ये हम बोल देंगे कि ऑप्टिमम कंडीशन हमारा रीच्ड हो गया। तो दोनों में बस डिफरेंस यही है कि एक में हम लोगों ने सी आई जे को आगे रखा है, दूसरे में सी आई जे को पीछे माइनस किया। तो ये बस डिफरेंस है। तो आप अगर ये देखते हैं बुक्स में डिफरेंट बुक्स हैं, उनका अलग अलग फॉलो करते हैं, तो अगर आप ये देखते हैं तो इसमें घबराएं नहीं, दोनों चीज़ें एक ही रखती है, बस आपको ऑप्टिमलिटी का कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पी आई जे कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो आपका सभी के सभी जो भी आप पी आई जे कैलकुलेट कर रहे हैं अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, वो या तो 0 होना चाहिए या फिर लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये है तो ऑप्टिमम है, अदरवाइज आपका ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है, आपको फिर से इसको ऑप्टिमम बनाना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिलहाल हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, पी आई जे किसके लिए, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे, हम लोग पी आई जे जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। तो हमारे पास कौन कौन सा अनएलोकेटेड सेल्स है, तो जो लोकेटेड है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है 90, 10, 10, 50, 210 एंड 70। तो इसके अलावा जो बच गए हैं, जो देखिए ये ग्रीन जैसा कलर में आपको दिख रहा है जिसका सी आई जे मैंने लिख रखा है, वो सभी के सभी कैसे है, वो सभी के सभी है अनएलोकेटेड सेल्स, अनएलोकेटेड सेल्स। तो उसकी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, राइट, उसकी हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे एक लास्ट छूटा हुआ है, यहाँ पे 120 है क्योंकि ये वाइट में मैंने लिखा है। चलिए, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर में क्या है, ये वाले सेल से चलेंगे। तो ये अगर हम लोग इस रो को लेते हैं तो यहाँ पे i इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और v इक्वस टू कितना होगा, ये हो जाएगा v3, मतलब कि j इक्वस टू 3, i इक्वस टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p13, राइट, p13। अब p13 कैलकुलेट कैसे करेंगे, u के जगह पे क्या हो जाएगा, ui के जगह पे ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस vj यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v3, और v3 इक्वस टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6। उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग सी आई जे का वैल्यू। तो सी आई जे यहाँ पे कितना है 12, राइट, ये हो गया हमारा 12, ओके। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा आपका क्वांटिटी, निगेटिव क्वांटिटी आएगा, है ना, निगेटिव क्वांटिटी आएगा। और कितना आ जाएगा, चूंकि यहाँ से 6 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 16, राइट, 16। वैसे ही हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसको, इस वाले सेल को। तो इस सेल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, i इक्वस टू तो 1 है, लेकिन v इक्वस टू हमारा जो ये j है वो चेंज हो गया और वो कितना हो गया है, 4 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे p14, राइट, p14 मतलब u1 प्लस v4 माइनस c14, है ना। आप ऐसे बिल्कुल तरीके से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा p14 इक्वल्स टू u1 प्लस v4 माइनस c14 इक्वल्स टू u1 का वैल्यू कितना है -10 प्लस v4 का वैल्यू अगेन 6 है, और माइनस में कर देंगे हम लोग कितना, सी आई जे इक्वल्स टू 17, मतलब c14 इक्वल्स टू 17। देखिए, है ना, यूनिट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूनिट कॉस्ट फ्रॉम ith लोकेशन टू jth डेस्टिनेशन, है ना। तो ये हमारा हो गया 17। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये आपका निकल के आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, ये भी आपका आ रहा है निगेटिव वैल्यू, राइट। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, कितना आ गया 21। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है कि करना क्या है। आपको वैसे ही हर एक अनएलोकेटेड सेल के लिए पी आई जे का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब क्या आएगा, p15, राइट, p15 आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्या कर दे रहा हूँ, लिस्ट बना के दे रहा हूँ ताकि आपका समय बच जाए। आपको सॉल्यूशन देखना है, आपको पता चल गया कि कैसे फॉलो करना है स्टेप्स, राइट। तो ये रहा आपके सामने पूरा पी आई जे का लिस्ट, है ना।
अनएलोकेटेड सेल्स के लिए हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग को देखना है ऑप्टिमलिटी कंडीशन। वो क्या कहता था कि Pij शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है। तो क्या आपको सभी के सभी सेल्स या तो 0 या तो लेस देन 0 दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला सेल P31 और ये हो गया P41, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ गया पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। ये आ गया कैसा? पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब हमारा जो ये जो सॉल्यूशन है, शेड्यूल है, वो आपका ऑप्टिमम नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा मेंस के लिए, तो आप लिखेंगे सिंस P31 एंड P41 इज ग्रेटर देन 0, so optimality condition is not reached, right? आप ये लिखोगे। तो मतलब कि चूंकि हमारा सभी के सभी Pij वैल्यू लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 नहीं आया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि अभी हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन रीच्ड नहीं किया है। तो अब करना क्या है? तो अब जो मोदी मेथड का जो अगला प्रोसेस होता है वो फॉलो करेंगे। तो कौन कौन सा आया पॉजिटिव, पहले उसको एलोकेट कर लेते हैं। एलोकेट करते हैं, आया है 3 1, राइट। तो इसको बोलते हैं 3, ये हो गया 1। तो ये एक सेल यहाँ पे आया है पॉजिटिव और एक आया है ये वाला पॉजिटिव, है ना। अब ये वाला पॉजिटिव, तब आपको पता होगा कि हमको क्या करना पड़ता था? सर्किल बनाना था। सर्किल मतलब कि क्लोज लूप। ऐसा नहीं है कि जरूरी सर्किल मतलब वर्ग हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं वृत्त नहीं बोल रहे हैं। स्क्वायर रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वृत्त ही हो, सर्किल ही हो, या स्क्वायर भी हो सकता है, आपका ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई और शेप भी हो सकता है। आपका क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा, है ना। क्लोज लूप बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे ह्यूमन का जो टेंडेंसी होता है छोटा की तरफ बढ़ने का, जो छोटा होता है सॉल्यूशन उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ को हमको लोकेट करना पड़ेगा, है ना। जो पॉजिटिव सेल है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? लोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यह अनएलोकेटेड सेल था। अब एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा है कि हमको भी लोकेट करो, कुछ ना कुछ अमाउंट मुझे भी चाहिए, तब जा कर के आपका जो कंडीशन होगा वो ऑप्टिमम हो सकता है। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बार लोकेट कर दिए तो मतलब ऑप्टिमम हो गया, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल क्या बोल रहा है? फिलहाल ये डिमांड कर रहा है कि आप मुझे कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप एलोकेट कीजिए। तो अब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। अब डिमांड कर रहा है तो सप्लाई तो करना पड़ेगा भैया। तो अब करते हैं क्या? इसको सप्लाई करने की कोशिश। तो यहाँ से आपको पता होगा, आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। वो सभी सेल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? टर्न लेते हैं। तो यहाँ पे से देखिए, जो लोकेटेड सेल्स होंगे वहीं से आप मूव कर मतलब वहीं से आप टर्न ले सकते हो। और टर्न हमेशा चाहे तो आप 180 डिग्री में, मतलब कि सीधे चले जाइए, या फिर आप 90 डिग्री में मूव करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप एंगल वाइज ऐसे हम लोग 45 डिग्री पे मूव कर गए, ऐसा नहीं होता है। आपको चाहे तो आपको स्ट्रेट वे में आपको फॉरवर्ड चलिए आगे की ओर, या फिर आप राइट में ले लीजिए, लेफ्ट में ले लीजिए, मतलब 90 डिग्री पे आप मुड़ जाइए, ठीक है। अब मुड़ेंगे कहाँ से? वहीं से जो सेल एलोकेटेड होंगे पहले से। तो ये एलोकेटेड है तो यहाँ से हमने मुड़ा, यहाँ पे एलोकेटेड था हमने मुड़ा, यहाँ पे देखिए ये एलोकेटेड सेल है, इसके बाद कोई सेल ऐसा नहीं है जहाँ पे जाकर के हम मुड़ सकते हैं। तो हम लोग यहीं से यहाँ पे आएंगे, अपने आप को नीचे की ओर लाएंगे, नीचे लाते लाते देखिए ये वाला आ गया। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल हमारा लूप, क्लोज्ड फॉर्म लूप हमारा फॉर्म हो गया, है ना। अब क्या करना है? हमको करना क्या है? इसको एलोकेट करना है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी देना है। तो कुछ क्वांटिटी को हम लोग मान देते हैं कि हम थीटा क्वांटिटी इसको लोकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थीटा क्वांटिटी लोकेट कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या डाला है? पॉजिटिव साइन डाला, ठीक। अब इसके अल्टरनेटिव वे में हम लोग क्या करेंगे? प्लस थीटा माइनस थीटा देते जाएंगे कॉर्नर पॉइंट पे। तो कॉर्नर कौन सा है? इसके बाद कॉर्नर ये वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? चूंकि ये प्लस है तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा माइनस थीटा। अब यहाँ पे माइनस थीटा हो गया तो नेक्स्ट कैसा होगा? नेक्स्ट होगा हमारा प्लस थीटा। तो इसको हमने प्लस थीटा दे दिया। उसके बाद ये प्लस हो गया तो ये कैसा होगा? मैंने बोला अल्टरनेटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ
थीटा। ठीक है, अब तो इतना समझ में आ गया, चलो इतना तक तो हो गया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि देखिए यहाँ पे आपको माइनस का जो थीटा आया है उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे इसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग मिनिमम ऑफ, अब कौन कौन सा निगेटिव में आया है देखेंगे यहाँ पे, मिनिमम ऑफ निगेटिव, निगेटिव कौन सा, 90 माइनस थीटा एक है और एक है 10 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 90 माइनस थीटा कॉमा 10 माइनस थीटा। तो आप बताएं इसमें से इक्वल्स टू 0, आप ये लेके चलेंगे मिनिमम ऑफ 90 माइनस थीटा कॉमा 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। तो आप बताएं इसमें से मिनिमम कौन सा देगा, कौन सा होगा जो मिनिमम देगा, तो ये होगा 10 माइनस थीटा, राइट, 10 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा आपका 10, राइट, 10। तो अब क्या करना है कि जो जो सेल यहाँ पे है आपने एलोकेट किया है वहाँ वहाँ पे माइनस थीटा के जगह पे माइनस 10 करेंगे, प्लस थीटा के जगह पे प्लस 10 करेंगे, राइट। तो प्लस 10 माइनस 10 आप करेंगे, फाइनल वैल्यू कितना आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए 90 है, पहले 90 ऑलरेडी है, 90 में से 10 चला जाएगा तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 80। तो इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल जो अब हमारा आया है वो है 80, राइट। अब देखिए यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कितना था, 10 था और प्लस थीटा ये शो कर रहा है, तो प्लस थीटा मतलब कि हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। आप ये नया सेल बनाएंगे, नीचे लिखेंगे सो न्यू सेल विल बी, तो आप उसके बाद आप बनाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे देखिए 10 माइनस थीटा, तो 10 माइनस थीटा मतलब कि यहाँ पे 10 था, माइनस 10 कर देंगे तो ये फाइनली अनएलोकेटेड सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और 0 को हम लोग लिखते नहीं हैं, चलिए तो इसको कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब ये इंडिकेट कर देते हैं कि भैया आप अनएलोकेटेड हो गए हो। अब यहाँ पे प्लस 10 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू प्लस करना था। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब एलोकेट कर दिया है इसको कुछ ना कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट एलोकेट किया है वो दिया है 10 का, राइट, ये हो गया 10 का नया वाला जो हम लोगों ने वहाँ पे दिया है, राइट। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया जो चाहिए था। अब फिर से वही जो काम कर रहे थे वही काम फिर से हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सभी काम को करना पड़ेगा और फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ निकल के आएगा, राइट। तो क्या कुछ निकल के आएगा ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये था 14, राइट, इसको वाइट कर दिए क्योंकि इसको भी हम लोगों ने एलोकेट कर दिया है। तो अब क्या करना है, फिर से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो करेंगे क्या, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले जो कॉस्ट था वो डिफरेंट था, अभी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो अलग आएगा। तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट जो आएगा ट्रांसपोर्टेशन का इस न्यू एलोकेशन के साथ उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आप जब नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कॉस्ट कितना निकल के आ जाता है, वो 6680। क्यों अलग होगा, क्योंकि अब जो एलोकेटेड सेल्स हैं वो चेंज हो गए हैं, तो इसके अनुसार वो हमारा कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट भी चेंज होगा। आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले से ये अब कम है ना, जो पहले कॉस्ट था उससे कम लगा है, लेकिन क्या यह ऑप्टिमम है ये फिर से हमको चेक करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास समय है तो इसको चेक कर लीजिएगा, इससे क्या एक अनुभव आ जाएगा कि आखिर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो ऑप्टिमिलिटी की ओर अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, है ना, और वो यहाँ पे हो रहा है। अब क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे, कैलकुलेटिंग यू एंड वी। क्या करेंगे, फिर से आप करेंगे कैलकुलेटिंग यू एंड वी, किसके लिए, कैलकुलेटिंग यू आई एंड वी जे फॉर एलोकेटेड सेल्स, है ना, एलोकेटेड सेल्स हैं उन सभी के लिए यू आई एंड वी जे को कैलकुलेट करेंगे। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, यू आई प्लस वी जे इक्वल्स टू सी आई जे। आप इसका यूज कीजिएगा,
कैलकुलेट करेंगे। इस बार मैं आपको जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग चलते हैं उसको लेके चलते हैं और मान के चलता हूँ कि u1 जो है वो 0 है, राइट। u1 को मैं 0 मान लिया तो मैं इससे चलता हूँ और u1 अगर 0 हो गया तो v1 क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वस टू 8, तो यहाँ से हमारा v1 इक्वस टू 8 निकल के आ जाएगा। u1 प्लस v2 इक्वस टू 10, तो v2 हमारा 10 हो जाएगा सिंपली। वैसे ही आप सभी की ओर आगे की ओर मूव करते जाएंगे, मूव कीजिएगा, मूव करते जाएंगे, आपको वैल्यूज़ मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इन सभी को आप फाइंड आउट करेंगे, ui और vj को, ui और vj को आप फाइंड आउट करेंगे। आपको बताना है कि कितना निकल के आता है। चलिए मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। तो किसके लिए ये करना है ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ऐसे करते हैं फिर नेक्स्ट रो में बढ़ जाते हैं तो पता चला ये भी हम लोग कैलकुलेट करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनएलोकेटेड सेल है। तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एलोकेटेड सेल की ओर, तो वो कौन सा है, 150 का, जो ये हमारा 13 आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा u2 कितना निकलेगा, मैं सबका वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। u2 आपका निकल के आएगा 3, u4 आएगा 6, सॉरी u3 आपका आएगा 6, u2 आएगा 3 और u4 आएगा आपका 5। ओके, यहाँ पे v1 चूँकि ये सिंपली 8 आया, 10 आया, ये आ जाएगा 0, अगेन ये भी 0 आएगा और फाइनली जो आपका लास्ट है v5 वो निकल के आ जाएगा आपको 7। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले तो हम लोगों ने एलोकेटेड सेल्स के लिए ui प्लस vj इक्वस टू cij कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या स्टेप हम लोग करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते थे कि pij का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे, राइट। pij, तो हम लोग pij का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो pij इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ui, चलो vj प्लस ui पहले लिखा गया, चलिए ui माइनस cij, राइट, माइनस cij। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा मैंने पहले कैलकुलेट किया था वैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए, ये हो जाएगा भैया अनएलोकेटेड सेल्स के लिए, अनएलोकेटेड सेल्स, राइट। हम लोग किसके लिए करेंगे, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यूज़ आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है और समय भी आपका बचाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि प्रोसेस क्या होना है। तो चलिए इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो p13, क्योंकि ये देखिए अनएलोकेटेड सेल है, p13 लिखेंगे तो क्या होगा, u1 प्लस v3 माइनस c13, तो c13 कितना है 12, आप u1 0 हो गया और ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपका माइनस ऑफ 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12। आपका p14 कितना निकल के आएगा, ये होगा माइनस 17, ये आपका आ जाएगा 8, p21 निकल के आ जाएगा आपको -4, p23 निकल के आएगा -15, p24 निकल के आएगा आपका -8, 25 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपको -4, ये अगेन 4 आ जाता है और ये आ जाता है हमारा 0 और लास्ट के 2 आ जाएंगे -4 एंड -2। तो अब फिर से हमको चेक करना है कि सभी के सभी pij वैल्यू लेस देन 0 या फिर 0 के बराबर हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के सभी वैल्यूज़ केवल और केवल p25 और p34 को छोड़ के सबके सब या तो 0 हैं या फिर लेस देन 0 हैं। तो फिर भी यहाँ पे हम लोग सिंस देख सकते हैं कि सिंस, यहाँ पे आप देखिए सिंस कौन कौन सा बोला मैंने, p25 एंड p34 आर ग्रेटर देन 0। क्या है ग्रेटर देन 0, देखिए ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो मतलब कि हमारा ऑप्टिमलिटी का कंडीशन अभी भैया पहुंचा नहीं है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो अभी जो शेड्यूल है वो ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन अभी हमारा नहीं पहुंचा है। तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज़ नॉट रीच्ड, तो अभी ऑप्टिमलिटी कंडीशन आपको नहीं पहुंचा है। तो फिर से क्या करना है, तो अब क्या कहना है कि भैया p25 और p34 कह रहा है कि मुझे भी आप एलोकेट कीजिए, किसको किसको, p25 और p34। तो p25 कौन सा है वो देख लेते हैं, p2 मतलब ये, 5 मतलब ये, तो ये वाला भी बोल रहा है कि मुझे भी एलोकेट कीजिए, है ना। सिमिलरली आपका p34 ये भी कह रहा है कि मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए अमाउंट, तो इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए,
है ना, इसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये दो चीज़ें हो गई जो मांग रहा है डिमांड। तो क्या यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। इसको पहले रेड वाले को एक को हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर रहे। कौन कौन सा सेल को एलोकेट करना है? P34 और P25। तो इसमें से किसको देना पॉसिबल हो पाएगा? तो अगर हम लोग मूव करते हैं यहाँ से मूव करते हैं तो हम लोग चाहे तो इधर जा सकते हैं, चाहे तो इधर जा सकते हैं, लेकिन अगर इधर भी जाते हैं तो इसके बाद अगर हम लोग ऊपर की ओर मूव करते हैं तो यहाँ कोई एलोकेटेड सेल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उधर की ओर मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग मूव करते हैं इधर की ओर तो यहाँ पे भी कोई एलोकेटेड सेल नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो फिर से कोई एलोकेटेड सेल नहीं है जहाँ से कि हम लोग टर्न ले पाएँ। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे मूव करना? ये वाले से, है ना, ये वाले से मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव किया, इधर की ओर बढ़ा। अब देखिए यहाँ से हम लोग मूव नहीं कर पा रहे थे तो क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एलोकेटेड सेल कहाँ पे आया? ये वाला आ गया, हमारा लास्ट वाला एलोकेटेड सेल है। तो हम लोग इधर की ओर यहाँ पे ऐसे की ओर बढ़ गए, राइट। ये जो व्हाइट वाला डॉटेड लाइन है उसको आप फॉलो करेंगे ये वाले की ओर। अब देखिए यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया, आगे की ओर जा सकते हैं, लेकिन सिंस इसके आगे कोई एलोकेटेड सेल नहीं है तो वहाँ से हम लोग टर्न नहीं ले पाएंगे। तो यही लास्ट है जिससे कि मैं टर्न ले सकता हूँ। तो मैंने टर्न लिया और फिर जा कर के यहाँ पे मिल गया, है ना, यहाँ पे आकर के मैं मिल गया। तो देखिए यहाँ पे एक मेरा क्लोज्ड लूप फॉर्म हो गया है। अब क्या करना होता था? करना ये होता था सर जी कि अब हम लोग इसको एलोकेट करेंगे प्लस थीटा से। यहाँ पे फिर से मैंने एक इमेजिनरी क्वांटिटी लेके चला, कोई भी रैंडम मैं मान के चलता हूँ कि थीटा मैंने इसको एलोकेट किया, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा अल्टरनेट, फिर ये हो जाएगा प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा, अगेन ये हो जाएगा प्लस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा प्लस थीटा और ये हो जाएगा माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप मतलब कि हम लोग को थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू कैसे करते थे? हम लोग लेके चलते थे मिनिमम ऑफ जो भी माइनस का जो आया है एक्सप्रेशन, उसका मिनिमम वैल्यू को 0 करके चलते थे। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा कि जो भी हमारा मिनिमम आएगा थीटा का वो वैल्यू हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे। आप उसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि टेकिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? वो निकल के आ जाएगा आपका, यहाँ से लेके चलेंगे मिनिमम ऑफ 80 माइनस थीटा, कॉमा माइनस का कौन कौन सा टर्म आया? ये वाला आया है 150 माइनस थीटा, 150 माइनस थीटा, कॉमा कौन सा है? 120 माइनस थीटा। ये हो जाएगा 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। ये आप लेके चलेंगे। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कौन सा है इन सभी में? 80 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 80 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 80 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा थीटा इक्वल्स टू निकल के आ गया कितना भैया? ये आ गया आपका 80, है ना, 80। तो अब क्या करेंगे? नया एलोकेटेड सेल हमारा बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं? जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे आपको 80 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे थीटा आपको दिख रहा है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक थीटा। तो थीटा को हटा के 80 करेंगे, ये माइनस में है तो ये 80 माइनस 80 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 20 प्लस थीटा, थीटा मतलब कितना? 80, तो प्लस में है तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80 इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100। ओके, ये हो गया 100। अगेन जहाँ पे थीटा है वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा है तो ये कितना है? 150 माइनस थीटा। तो माइनस थीटा मतलब 80 इसमें से हमको घटाना पड़ेगा। तो ये कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70, राइट, 70। अगेन आगे की ओर बढ़ते हैं और ये डॉटेड हटाते चलते हैं ताकि ये हमारा सही से दिख जाए। और ये प्लस थीटा है, प्लस थीटा जिसको हमको एलोकेट करना था, यही तो सेल था जिसको एलोकेट करना था। तो ये हो गया हमारा 80, राइट, 80। अगेन ये 120 माइनस थीटा, 120 में से 80 घटाएंगे, आपको कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 40, है ना, 40। एंड देन अगेन आप मूव करिएगा ऐसे ही, और जहाँ जहाँ पे आपको थीटा वैल्यू है वहाँ पे आप रिप्लेस कीजिए उसको किससे? 80 से। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 10 इक्वल्स टू 90। तो ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू 90। तो अब देखिए कौन कौन सा एलोकेटेड सेल है, उसको मार्क कर देता हूँ मैं रेड कलर से। ये एलोकेटेड सेल है, ये है एलोकेटेड सेल, ये हो गया हमारा एलोकेटेड सेल, ये और देखिए ये सभी के सभी।
अब आपको हर बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आखिर ये जो एलोकेटेड सेल्स हैं ये सभी ऑप्टिमलिटी कंडीशन रीच कर गए हैं या फिर नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से आप इसका कैलकुलेट करेंगे, क्या UI और VJ, फिर से क्या करेंगे, UI और VJ कैलकुलेट करेंगे। अगेन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 बार आपको करके बता दिया है कि क्या करना है। अगेन सिंस यहाँ पे आपको फिर से फाइंड आउट करना है UI और VJ का वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वैल्यूज़ को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये नया वैल्यू आएगा, क्योंकि हमारा जो एलोकेटेड सेल है बिल्कुल नया है अब, तो ये वैल्यूज़ भी हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्वेश्चन माइंड में एराइज होना चाहिए कि सर चूंकि हमारा CIJ का वैल्यू सेम है तो फिर भी हमारा UI और VJ का वैल्यू क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमारा जो एलोकेटेड सेल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, है ना। और हम लोग UI और VJ का वैल्यू एलोकेटेड सेल्स के ही बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और इसी कारण से हमारा UI और VJ का वैल्यू भी चेंज करेगा हर बार जब हम लोग शेड्यूल चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका काम है अब यहाँ से कि आप फाइंड आउट कीजिए इस एलोकेशन के साथ UI और VJ का वैल्यू, UI और VJ का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल के आएगा आप बताओगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लेके चलोगे। पहले कैलकुलेट क्या करना है सर जी, अब करना है UI प्लस VJ इक्वल्स टू CIJ, आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको UI और VJ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, किसके लिए, एलोकेटेड सेल्स के लिए। अब एलोकेटेड सेल्स के लिए UI और VJ निकल गया यहाँ से इस नए वाले एलोकेशन के साथ। ठीक है, निकल गया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा PIJ इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है UI प्लस VJ माइनस ऑफ CIJ। अब ये फिर किसके लिए एलोकेटेड के लिए या फिर अनएलोकेटेड के लिए, किसके लिए करोगे, तो ये करोगे अनएलोकेटेड के लिए, है ना। ये हो जाएगा हमारा एलोकेटेड के लिए, ये हो जाएगा अनएलोकेटेड के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे कि किसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे, मैं बता रहा हूँ कि आप क्या आपका फाइनली आएगा, वो मैं यहाँ पे आपका चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका PIJ का क्या वैल्यूज़ आएगा, ऐसे मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करें। जब आप करोगे तो जो फाइनल वैल्यूज़ आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आखिर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो जो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो P11 आ जाएगा -1, P13 आपका आ जाएगा -13, P14 आपका निकल के आ जाएगा -18, P15 आपका निकल के आ जाएगा -9, P21 निकल के आएगा -5, P23 निकल के आएगा 16, P24 ये निकल के आएगा आपका -9, P32 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा -3, P34 कैलकुलेट करने के बाद निकल के आएगा आपका -4। सिमिलरली P41 कैलकुलेट करेंगे और ये हो जाएगा 0। P42 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3, और P43 आप जब करेंगे कैलकुलेट तो ये हो जाएगा -2। ओके, तो ये आपका फाइनल वैल्यूज़ आएंगे PIJ के। ठीक है, PIJ के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएंगे। आप इसको क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे खुद से ट्राई करके, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लिए बस ख़त्म हो गया कहानी। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर वहाँ पे कर पाओगे और उतनी जल्दी कर पाओगे। तो वहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आप कैसे लिखते हो, साथ ही साथ ये भी मैटर करता है कि आपका कैलकुलेशन एरर कितना कम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे। वो कहाँ से आपका होगा, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही ओवरकम कर पाओगे उस पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं PIJ का वैल्यू क्या सबके सब निगेटिव या फिर 0 हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देखोगे कि सभी के सभी PIJ का वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस ऑल PIJ इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारा रीच्ड हो गया है। तो आप क्या लिखोगे, हेंस ऑप्टिमलिटी कंडीशन
इज रीच्ड और हैज़ बीन रीच्ड। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन कब आपका रीच होगा, जब Pij का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन को रीच करके बताइए कि स्केड्यूल कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा स्केड्यूल है। तो आप वहाँ पे लिख देंगे A2, कहाँ पे, यहाँ पे जो भी था, ये था A, ये B, ये C और ये D, ये था हमारा E, F, G, H और ये था हमारा J, राइट, यही था। तो आप नया जो स्केड्यूल लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो जो आप लिखोगे वहाँ पे न्यू स्केड्यूल या फिर ऑप्टिमम स्केड्यूल इज़, और वहाँ पे आप लिखोगे A2F 100। उसके बाद देखिए इस वाले रो में कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे B2F 70 दे रहे हैं, B2J हम लोग 80 दे रहे हैं, और सिमिलरली हम लोग C और D के केस में भी लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये नया जो आपका ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल आएगा, ऑप्टिमम स्केड्यूल, वो आप लिख देंगे, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये जो आपका निकल के आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे, फाइंड आउट करोगे कैसे, यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना यूनिट हम लोग भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 6600। अब ये रुपया है, डॉलर है, दिनार है, क्या है, जो भी है, लेकिन इतना आपका निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पहले वाले वैल्यू और दूसरे टाइम जो हम लोगों ने निकाला था उससे भी कम है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट 1 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक बात क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि आखिर हम कर क्यों रहे हैं। देखिए, रटने से काम नहीं चलता। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बस समझ लेते हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो होता है। तो वो सारी चीज़ें ना केमिस्ट्री में किया कीजिए, जहाँ पे ही मैथमेटिक्स का बात आता है, फिजिक्स की बात आती है। इन सभी चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, आखिर कर क्यों रहे हैं, आखिर क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा। जैसे आप कोई एक्शन लेते हो तो आपके उस एक्शन से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आप ये क्या करना चाह रहे थे और क्यों करना चाह रहे थे, उससे आपका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और कितना निगेटिव आया, उसका बैलेंस करके ही आप किसी डिसीजन को लोगे। क्योंकि किसी भी डिसीजन को लेने से एक तबका ऐसा होगा जिसको फ़ायदा होगा और दूसरे को घाटा होना ही होना है। हम ये देखते हैं कि जिसको हमको फ़ायदा पहुंचाना था वो बड़ा तबका फ़ायदा हो पा रहा है उसको या नहीं हो पा रहा है, और उसी के आधार पे हम लोग जजमेंट लेते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे देखिए कि आखिर आप क्यों करना चाह रहे थे, तो आपको समझ में आया। अब जब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं तो सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया था कि चलिए अब हम क्या करते हैं कि A2F जो कॉस्ट था, यूनिट कॉस्ट, उसको 12 से हम लोग घटा करके 10 पे कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A2F नहीं A2G, जो A2G जो 12 रुपीज़ है, इसको घटा करके हम लोग कर दे रहे हैं कितना, 10 कर दे रहे हैं। तो अब बताइए कि जो ऑप्टिमम कंडीशन जो होगा वो कौन सा शेड्यूल फुलफिल करेगा। तो क्या किया हमने ये किया, जो A2F जो यूनिट कॉस्ट था वो हम लोग 12 से घटा करके 10 कर दिए। कितना कर दिए, 10 कर दिए। अब ये जब 10 कर दिए तो यही हमारा शेड्यूल फिलहाल में जो प्रेजेंट में है वो यही है, लेकिन आपको बताना है कि क्या यह ऑप्टिमम है। अगर ऑप्टिमम शेड्यूल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप बताइए कि वो कौन सा होगा शेड्यूल जो कि ऑप्टिमम कंडीशन को रीच करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिट कॉस्ट में यहाँ पे छेड़खानी किया। अब आपको बताना है कि क्या होगा नया वाला शेड्यूल। तो आपको पता है कि ये जो अभी हमारा शेड्यूल है इसमें जो कैलकुलेशन है वो UI और VJ, इसका कोई चेंजेज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एलोकेटेड जो सेल्स हैं वो सेम है, जो पहले था वही अभी भी है। तो UI और VJ का कैलकुलेशन हम किस आधार पे करते थे, वो करते थे हम लोग इसके एलोकेटेड सेल्स के आधार पे। तो एलोकेटेड सेल्स अगर सेम है तो जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वही वैल्यू हमारा UI और VJ का आएगा, है ना। तो हम लोग फिर से वही सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे अगेन। तो आप डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, फिर से कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप वहाँ पे लिखने के लिए ही आपका मिल रहा है नंबर। तो जितना शॉर्टकट, जितना कम हो सके उतना कम शॉर्टकट का यूज कीजिए उन सभी एग्जामिनेशंस में जहाँ पे आपको ये जो है जो सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि वहाँ पे आपका स्टेप देखे जाते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप को फॉलो किया है, कैसे किया है। यहाँ पे अगर कोई बंदा शॉर्टकट कर रहा है तो वहाँ पे दो चीज़ें होता है, उनका एक व्यू पॉइंट भी वहाँ पे दिखता है, स्किप कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये आपका वहाँ पे पेशेंस को भी दर्शाता है कि आप कितना पेशेंस होके वहाँ पे आप एग्जामिनेशन को दे रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आप लिखते हो, जो लिखावट है आपकी, वो आपका चरित्र का भी वर्णन करता है, आपकी थिंकिंग का भी वो एक व्यू पॉइंट है, आपका एक मिरर है, वो आपका बताता है कि आपका थिंकिंग कैसा है। आप चीज़ों को स्किप कर रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इम्पेशेंस हो रहे हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जिस सेक्टर में आप जा रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं, यू आई और वीजे का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप वहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब जब आप करिएगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, यू आई प्लस वीजे इक्वल्स टू सी आई जे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन किसके लिए करेंगे, ये करेंगे हम लोग कैलकुलेशन उन सभी के लिए जो एलोकेटेड सेल्स हैं, है ना। तो आप करेंगे किसके लिए, एलोकेटेड सेल्स के लिए आप इसको कैलकुलेट करोगे। जो वैल्यूज़ आएगा यू आई और वी जे का वो आप लिखोगे। मैंने जब ये कैलकुलेट किया है तो उस समय जो वैल्यूज़ आए हैं वो पहले वाले जैसे ही होंगे, है ना, जो पहले जो जैसा था वैसा ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पहले वाले में मैंने u3 इक्वस टू 0 लेके चला था, अब मैं लेके चलता है u1 इक्वस टू 0। तो मैं इसको u1 0 कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये v1 हमारा 8 हो जाएगा, ये भी एलोकेटेड सेल है, तो v2 हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनएलोकेटेड सेल है, यहाँ पे हमको मूव करना पड़ेगा। और जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए v2 हमको पता है लेकिन u2 नहीं पता है, तो u2 को फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 13 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। वैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 आएगा और ये आ जाएगा आपका 9। v की ओर बढ़ते हैं तो v3 आपका आ जाएगा -4, v4 -4 आएगा और ये लास्ट में आपका v3 भी आपका 3 आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको मैंने बता दिया है, समय मैं ज़्यादा आपका लूँगा नहीं, समय क्योंकि कीमती है, आपका भी और मेरा भी। तो अब ये हो गया कैलकुलेशन। अब क्या करना है सर जी, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पी आई जे का वैल्यू। पी आई जे का वैल्यू आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, जो भी आएगा हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, है ना, ये आपका आएगा। और ये किसके लिए करेंगे सर जी, ये आएगा अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनएलोकेटेड सेल्स के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो वैल्यूज़ आएंगे वो हम लोग देखेंगे कि आखिर कितना आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फाइनल वैल्यूज़ आएंगे इसके वो आपके निकल के आते हैं। कुछ देखिए अनएलोकेटेड सेल्स कौन कौन से है, ये वाला अनएलोकेटेड है, ये अनएलोकेटेड है, मतलब जहाँ पे आपका ये एलोकेशन नहीं दिया है उसके अलावा जो बचा हुआ सेल्स है, एम्प्टी सेल्स है, वो सब के सब कैसे हैं, वो अनएलोकेटेड सेल्स हैं। तो उन सभी के लिए हमको पी आई जे का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करोगे आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे और फाइंड आउट करोगे ये वैल्यूज़। जब आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ आपका निकल के आ रहा है वो सबके सब निगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं आ रहे हैं। तो मैं कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आपको बता दे रहा हूँ। आपका यहाँ P13 आप कैलकुलेट करोगे तो P13 आपका निकल के आ जाएगा -14, P14 निकालेंगे, अनएलोकेटेड सेल है तो ये निकल के आ जाएगा आपको -21, P15 आप निकालोगे ये आ जाएगा -12, अगेन P21 निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा -4, P23 कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा ये -19, P24 निकालेंगे तो ये आएगा आपका सर जी -12। वैसे ही आप P25 निकालेंगे, P25 तो ये निकल के आएगा आपको -3। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अब आएगा गड़बड़, ये आ जाएगा P31 निकालेंगे तो फिर से ये हमारा टांग अड़ाएगा और ये फिर से 4 आ जाएगा, और ये P34 आप निकालोगे तो ये आ जाएगा -4। आपका फिर से आएंगे P41 की ओर तो फिर से ये 4 आ जा रहा है और ये P242 आ जाएगा 0 और P43 ये आ जाएगा आपका -2। तो देखिए जैसे पहले वाले में किया था इस बार में भी इन्होंने अड़चन डाला। कौन कौन से, ये जो भाई साहब यहाँ पे आए वो बोले नहीं मैं तो रूठ गया भैया, मुझको भी कुछ ना कुछ चाहिए, और ये भाई साहब बोले कि जब उनको चाहिए तो उसके बाद मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब क्या है, सामान हमारे पास
जो संसाधन है वो सीमित है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर इन दोनों भाई साहब में से किनकी आपूर्ति की जा सकती है और किनकी नहीं की जा सकती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सिंस P31 एंड P41 आर ग्रेटर देन 0 सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज नॉट रीच्ड। मतलब कि हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन पे अभी पहुँचे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये निगेटिव वैल्यूज़ नहीं मिले हैं सबके सब। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको कि आखिर क्या है इसका कंडीशन, वो फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो सिंस मैं एक आपका यहाँ पे सजेशन दूंगा, क्योंकि ये आप सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हो, तो सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हो तो आप फिर से एक बार क्या करो, ये सब कैलकुलेट करने से पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्योंकि आप ये एकदम से नए वाले पार्ट की ओर बढ़े हो, तो जो पहले वाला कॉस्ट था हो सकता है इसमें डिफर आए, मे बी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कॉस्ट आपका जो एलोकेशन है वो सेम रखने दिया है और सबके सब कॉस्ट भी लगभग सेम है। क्योंकि यहाँ पे चेंजेज आया है तो टोटल कॉस्ट में ये कोई कंट्रीब्यूशन फिलहाल नहीं करेगा, क्योंकि एलोकेटेड सेल यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर इन केस चेंज रहता, आप डायरेक्ट ये सभी निकालने लगते, तो वहाँ पे आपको क्या होता, कन्फ्यूज़न आता और ये आपका एक बैड बिहेवियर को शो करता है। तो आप क्या करोगे, सिस्टमेटिक वे में चलोगे, पहले फाइंड आउट करोगे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके बाद आप देखोगे कि क्या नंबर ऑफ एलोकेशंस जो हमारा है वो m+n-1 के बराबर है कि नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और नंबर ऑफ एलोकेशंस m+n-1 के बराबर हो जाते हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ नन डिजेनरेसी का कंडीशन सेटिस्फाइड है, अब हम इस पे मोदी मेथड लगाएंगे। ये आप सबके सब अच्छे से ग्रंथ की तरह, एकदम से स्टोरी की तरह वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे, ठीक है ना, सुंदर सा, जिससे लगे कि हाँ एग्जामिनर्स को कि हाँ आप में कुछ तो है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप इधर UI और C, ये जो PIJ है, इन सभी को कैलकुलेट करोगे। तो फिलहाल मैं ये आपको बता दिया हूँ क्या क्या करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चूँकि हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि P31 और P41 नाराज़ है, इसने बताया कि मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो अब इसकी नाराज़गी दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे क्लोज्ड लूप, है ना। क्या करेंगे, क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन किसके किसके लिए करना है, 3 1 चलिए ये हो गया 3 1 जो पहले थे भाई साहब, और ये हैं 4 1, इन दोनों के लिए करना ही है ना। तो यहाँ तक आप अगर देखोगे तो सेम कंडीशन चल रहा था, जो पहले चल रहा था वही चल रहा है। तो वही काम होगा आपको, फिर से यही क्लोज लूप आपका आएगा, यही सेम आपका लूप आप लेके चलोगे, कैलकुलेट करोगे थीटा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लस थीटा दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको देना था, तो यहाँ पे प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से प्लस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो वही सेम कंडीशन हमारा फिर से चल रहा है, कुछ भी चेंजेस अभी तक आए नहीं हैं। तो क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू लेके चलेंगे। थीटा का कौन सा वैल्यू लेके चलेंगे, मिनिमम ऑफ ऑल दोज। तो मिनिमम ऑफ किसका हो जाएगा, 90 माइनस थीटा और 10 माइनस थीटा। तो यहाँ तक देखिए ये हम लोग 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आप देखोगे तो सेम ही आ रहा है, थीटा इक्वल टू 10 पहले आया था, थीटा इक्वल टू 10 अभी भी आया है। तो थीटा इक्वल टू 10 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, आप नया वाला टेबल बनाओगे और वहाँ पे आप थीटा इक्वल टू 10 से रिप्लेस करोगे। अब जब 10 से रिप्लेस करोगे तो देखिए ये वाला जो सेल है वो अनएलोकेटेड सेल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 यूनिट का हम लोग यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10, है ना, ये हो गया हमारा 10। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 80। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 ये हमारा अनएलोकेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा पहले चल रहा था सेम वैसा ही फिर से अभी चल रहा है, वही रामायण फिर से दोहराई जा रही है। जैसा कि रीटेलीकास्ट किया गया वही यहाँ पे भी रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। तो फिर से क्या करेंगे, हम वही सीता और वही राम पे फिर से कहानी दोहराएंगे। और क्या करेंगे, फिर से जो एलोकेटेड सेल्स नया वाला है उसके लिए UI और VJ कैलकुलेट करेंगे। क्या करोगे, UI VJ कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे UI और VJ का, वो आप यहाँ पे लिखोगे, दर्शाओगे, और उसके बाद आप मूव करोगे PIJ इक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ पे, है ना। इस पे मूव करोगे, कैलकुलेट करोगे, फिर से चेक करोगे कि क्या PIJ जो वैल्यूज़ हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो लेस देन
और इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप जब इसको फाइंड आउट करोगे नए वाले के लिए तो आपको फिर से दिखेगा वही वाला कंडीशन कि भैया फिर से अभी तक ये ऑप्टिमलिटी कंडीशन रीच नहीं हुआ है। आप सुनिएगा, समय आपका ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं आपको आगे ज़्यादा ये वीडियो को बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं ये बता दे रहा हूँ कि आपको क्या कंडीशंस आएंगे। अब चूंकि ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया 80 में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 80, राइट, ये हो गया 80। अगेन आप जब करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा अनएलोकेटेड सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा 10 है और 10 - 10 हमारा 0 होता है। ये तो बिल्कुल नर्सरी से ऊपर लेवल का थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स है, ये आपका समझ में आ गया, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एलोकेटेड सेल्स कौन कौन से हो गए हैं। अब एलोकेटेड सेल्स हैं ये और ये 3। देखिए तो ये जैसा पहले था सेम वैसा ही, जो पार्ट 1 में रिपीट हो रहा था सेम वैसा ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे चेंजेज किस में आएंगे, चेंजेज आएंगे PIJ के कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 जो ये जो हम लोग रिड्यूस किए हैं अमाउंट पैसा को, यूनिट कॉस्ट को, वो सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करेगा PIJ के ही कैलकुलेशन में तब तक जब तक कि ये एलोकेटेड नहीं होता है ना। तो फिर क्या करोगे आप, PIJ का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सबके लिए, फिर आपको समझ में आएगा कि भैया जैसे पहले था इस बार तो थोड़ा सा चेंजेज आया है। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, वो लिख दे रहा हूँ मैं, सबके सब आपका आएगा, सबके सब आपका निगेटिव आएगा PIJ। ठीक है, सबके सब निगेटिव आएगा, लेकिन एक भाई यहाँ पे रूठे मिलेंगे, जैसे कि होता है ना शादी ब्याह के केस में देखते हो हमारे यहाँ बिहार, जैसे कि आप बिहार से हो तो आपको पता होगा, या फिर आप किसी भी क्षेत्र से रहें इंडिया के, आपको ये देखने को मिलेगा कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो शादी ब्याह में रूठा हुआ मिलेगा, चाहे जीजा हो, चाहे फूफा हो या मौसा जी हो, कोई भी हो, एक रूठा मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक रूठा भाई मिलता है 25। P25 ऐसा है जो कि कहता है कि नहीं अब हमको भी कुछ ना कुछ चाहिए। आपको P25 आप निकालोगे तो आएगा 1। ओके, तो 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि चूंकि एक भाई सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए हम बोल नहीं सकते कि हमारा जो सबके जो सॉल्यूशन है वो सही है, क्योंकि हमको सबको सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस P25 इज ग्रेटर देन 0 सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज नॉट रीच्ड, राइट। अब फिर से आप क्या करोगे, इसके लिए UIJ PIJ कर तो दिए, अब क्या करना है, अब हमको ये 25 कौन सा है, ये रहा 2, ये रहा 5, सिर्फ और सिर्फ इस बार मुझे इसको फोकस करना। पिछली बार हमको 2 पे फोकस करना था, लेकिन इस बार क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। तो अब क्या करना है, इसको देखेंगे कि इसको कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो फिर से वही आपका आएगा लूप, सेम लूप आपका फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये वाला लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर नहीं जा सकते हैं, अनएलोकेटेड है, यहाँ पे एक एलोकेटेड है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, मूव करोगे यहाँ पे। तो मैंने ऐसे गया यहाँ पे, यहाँ के बाद फिर मैं इधर की ओर ऐसे बढ़ा लास्ट तक गया, इसके थ्रू मैं यहाँ तक गया, ऊपर की ओर बढ़ा, इधर की ओर गया, और ये जा करके हमारा क्लोज लूप बन गया। ठीक है, ये हमारा क्लोज लूप हो गया। अब क्या करना है, जहाँ पे एलोकेट करना था +θ देंगे, तो यहाँ पे आप फिर से +θ दोगे, और जो अल्टरनेटिव जो हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ के बाद यहाँ आए, तो नेक्स्ट जो हमारा एडजेसेंट पॉइंट्स है वहाँ पे अल्टरनेटिव साइन ऑफ थीटा हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -θ, ये हो जाएगा +θ, ये फिर -θ, अगेन ये +θ, और ये फिर से हो जाएगा -θ। तो आप देखेंगे फिर से वही कहानी दोहरा रही है। इसमें भी देखेंगे मिनिमम तो यही आ रहा है हमारा, क्योंकि ये तो 150 है, ये 120 है, ज़्यादा है, तो थीटा इक्वल टू फिर से हमारा 80 आ गया। अब जहाँ पे ये जो साइन है उसके अनुसार हम थीटा का वैल्यू लेके चलेंगे, और फिर से एलोकेटेड सेल्स को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमेशा जो आपका एलोकेशंस होंगे वो m+n-1 के बराबर ही रहेंगे, अगर फर्स्ट टाइम बराबर है तो। क्यों, क्योंकि एक को हम लोग 0 कर रहे हैं, है ना। ये देखिए एक को 0 किया ना हमने, θ-80 = 0 लेके चला, मतलब कि ये सेल को 0 कर दिया। तो एक सेल हमारा 0 हो रहा है और एक सेल को हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग बैलेंस कर दे रहे हैं, एक को 0 कर दे रहे हैं और दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो मतलब कि जो हमारा जो पहले था, जितना एलोकेटेड सेल्स, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स वो सेम रहेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, अब ये नया एलोकेशंस आएगा, इसके साथ आपका नया एलोकेशन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 80।
राइट। तो ये क्या हो गया, मैंने इसका जो वैल्यू था उसको मैंने इसमें डाल दिया, तो अब नया हमारा एलोकेटेड सेल आएगा। अब नया एलोकेटेड सेल जो आएगा, अब उसके लिए हम यू आई और वीजे को कैलकुलेट करेंगे, है ना। यू आई और वीजे को कैलकुलेट करेंगे। यू आई और वीजे का कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देखोगे कि आखिर यू आई और वीजे कितना निकल के आता है। यू आई वीजे अगर एलोकेटेड के लिए आपने फाइंड आउट कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पी आई जे कैलकुलेट करेंगे। तो पी आई जे फिर से आपका फॉर्मूला क्या होगा, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। तो आपको उम्मीद करता हूँ इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसके बाद। तो आप क्या करोगे, पी आई जे का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आप देखोगे कि लकीली अब हमारा पी आई जे लेस देन 0 हो गया। तो क्या हुआ, ऑप्टिमलिटी कंडीशन रीच्ड हो गया और ये हमारा ऑप्टिमम शेड्यूल हो गया। तो आपसे पूछा गया कि शेड्यूल क्या है, आप उसको बताइए। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑप्टिमम शेड्यूल है वो कौन सा आया है। तो आप इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, जो हमारा ऑप्टिमम शेड्यूल आएगा उसको हम लोग लिख देंगे कि ए से एफ में कितना दे रहे हैं, ए से जी में कितना दे रहे हैं, बी से ई में कितना दे रहे हैं, बी से एफ में कितना दे रहे हैं। मतलब जो भी आपका शेड्यूल आया है वो आपको वहाँ पे लिखना है और उसको लिख देंगे लास्ट में आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आपका एक स्टेप आपका छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, जो नेक्स्ट वाला होगा वो आपका ऑप्टिमम कंडीशन होगा और उसके लिए जो टोटल कॉस्ट आएगा वो लिख दे रहा हूँ ताकि वहाँ से आप मिला पाओ। तो जो टोटल कॉस्ट आपको आएगा वो कितना आएगा, ये समथिंग आ जाएगा आपको 6600, ओके 6600 आपका टोटल कॉस्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वाले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, जितना कम हो सके उतना आप बाहर निकले, क्योंकि हमारे जो देश है और पूरा दुनिया आपको भी पता है किस पैंडेमिक से गुजर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे विथ योर फैमिली, स्टे हेल्दी।